बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पार्टी में बड़े फेरबदल के बाद प्रदेश मुख्यालय में एक अहम बैठक की। मायावती ने पदाधिकारियों के साथ बैठक में चुनावी तैयारियों को परखा, बूथ की कमेटियां की तैयारियों को देखा। उन्होंने बसपा को हर चुनाव में उतारने का फैसला करने के साथ ही 9 अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बड़ा आयोजन करने की घोषणा की। इस आयोजन में 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इस आयोजन को लेकर भी बसपा प्रमुख मायावती ने दिशा निर्देश जारी किए। बसपा पंचायत चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए बसपा प्रमुख मायावती ने जिलों में 95% तक पोलिंग बूथ कमेटियों के गठन और जनाधार बढ़ाने के प्रयासों के काम पर संतुष्टि जताई। आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाने के बाद संगठनात्मक बदलावों पर चर्चा के साथ कांशी राम के परिनिवारण दिवस पर लखनऊ में बड़ी रैली करने की योजना बनाई गई है। मायावती ने बिहार में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। मायावती की बसपा बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या ये माना जाए कि 9 तारीख को जो ये कार्यक्रम बसपा करने जा रही है, क्या ये शक्ति प्रदर्शन है? जो हम लोग इसके पहले हमेशा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी की पुण्यतिथि जो है अपने अपने जिलों में अपने अपने मंडल में हम लोग मनाया करते हैं 9 अक्टूबर को। लेकिन इस बार हम लोग माननीय बहन जी ने यह निर्णय लिया है, तय किया है कि जब पहले हम लोग कभी कभी जब इस तरह से प्रदेश स्तर पर मनाते हैं तो इस बार जो माननीय कांशीराम साहब के नाम पे जो स्मारक बना है 9 अक्टूबर को हम लोग वहां पे पूरे प्रदेश से लोग इकट्ठा होकर और वहां पे उनको हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे बड़े रूप में। हम लोग चूंकि इसलिए कार्यकर्ताओं में बड़ी दिनों से मांग थी कि हम लोग लखनऊ एक जगह इकट्ठा होकर के, और हम लोग चूंकि वह निर्माण काम चल रहा था वहां पे तो अंदर नहीं जा पाते थे तो बाहर से ही करना पड़ता था। लेकिन इस बार पूरी तैयारी है कि नहीं, हम लोग सब लोग कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। माननीय बहन जी खुद रहेंगी 9 अक्टूबर को, और 9 अक्टूबर को माननीय साहब की हम लोग जो श्रद्धांजलि है, पुण्यतिथि है, वो हम लोग वही माननीय कांशीराम स्मारक में मनाएंगे। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा मतलब जी बिल्कुल। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यक्रम आप जानते हैं ऐतिहासिक होता है, इसलिए कि यहाँ में लोगों में जुनून है, उत्साह से लोग आते हैं, बहन जी को देखने आते हैं, बहन जी को सुनने आते हैं। दोनों काम होगा। माननीय साहब को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और माननीय बहन जी को सुनेंगे भी, देखेंगे भी। अब वो तो मान लीजिए बैठ करके सभी जो पदाधिकारी हमारे सीनियर पदाधिकारी तय कर रहे हैं, लेकिन मान के चलिए कि लाखों की संख्या जो है वहाँ पे माननीय कांशीराम स्मारक स्थल पे मौजूद है। जो हम लोग देखिए, कांशीराम जो बसपा के संस्थापक हैं, उन्होंने बसपा को जब बनाया था तो उद्देश्य ही यही था कि जो दबे हैं, कुचले हैं, जो मतलब एक तरह से जो समाज से कटे हुए वर्ग हैं, उन्हें कैसे समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, उन्हें कैसे जोड़ा जाए, और उसमें उन्होंने कामयाबी भी हासिल की थी। उसके बाद जब बसपा का ये पूरा कार्यभार बसपा सुप्रीमो मायावती को जब मिला तो उसके बाद आपने देखा भी कि 4 बार प्रदेश की वो मुख्यमंत्री बनी। एक मजबूत जनाधार उनका माना जाता है, दलितों में एक अच्छी पैठ मानी जाती है बसपा की। लेकिन चुनाव दर चुनाव आपने देखा कि वो जो पैठ है वो कमजोर हुई है, वो जो जनाधार है वो जनाधार कम हुआ है, क्योंकि कई चुनावों में बसपा का खाता तक नहीं खुला, जो ये दर्शाता है कि जो उनका वोट बैंक था वो उनसे छिटकता जा रहा है, और अन्य जो पार्टियां हैं, अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो उस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बसपा को एक बार फिर से स्थापित करने के लिए, एक तरह से बसपा को मजबूत करने के लिए बसपा सुप्रीमो ने ये एक बड़ा दांव चला है। शक्ति प्रदर्शन वो करेंगी 9 तारीख को। 9 अक्टूबर को बसपा का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वो शक्ति प्रदर्शन करेंगी, दिखाएंगी। जो हम लोग इसके पहले हमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी की पुण्यतिथि जो है अपने अपने जिलों में अपने अपने मंडल में हम लोग मनाया करते हैं 9 अक्टूबर को। लेकिन इस बार हम लोग माननीय बहन जी ने यह निर्णय लिया है, तय किया है कि जब पहले हम लोग कभी कभी जब इस तरह से प्रदेश स्तर पर मनाते हैं तो इस बार जो माननीय कांशीराम साहब के नाम पे जो स्मारक बना है 9 अक्टूबर को हम लोग वहां पे पूरे प्रदेश से लोग इकट्ठा होकर और वहां पे उनको हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे
बड़े रूप में हम लोग, चूंकि इसलिए कार्यकर्ताओं में बड़ी दिनों से मांग थी कि हम लोग लखनऊ एक जगह इकट्ठा होकर के, और हम लोग चूंकि वह निर्माण काम चल रहा था वहाँ पे, तो अंदर नहीं जा पाते थे, तो बाहर से ही करना पड़ता था। लेकिन इस बार पूरी तैयारी है कि नहीं, हम लोग सब लोग कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। माननीय बहन जी खुद रहेंगी 9 अक्टूबर को, और 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब की हम लोग जो श्रद्धांजलि है, पुण्यतिथि है, वो हम लोग वही मान्यवर कांसीराम स्मारक में मनाएंगे। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा मतलब। जी बिल्कुल, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यक्रम आप जानते हैं ऐतिहासिक होता है, इसलिए कि यहाँ में लोगों में जुनून है, उत्साह से लोग आते हैं, बहन जी को देखने आते हैं, बहन जी को सुनने आते हैं। दोनों काम होगा, मान्यवर साहब को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और माननीय बहन जी को सुनेंगे भी, देखेंगे भी। अब वो तो मान लीजिए बैठ करके सभी जो पदाधिकारी, हमारे सीनियर पदाधिकारी तय कर रहे हैं, लेकिन मान के चलिए कि लाखों की संख्या जो है वहाँ पे मान्यवर कांसीराम स्मारक स्थल पे मौजूद। सबसे बुरे दौर में हाथी, क्योंकि आपने देखा होगा 2022 का विधानसभा चुनाव, उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव, अब क्योंकि पंचायत चुनाव 2026 में पंचायत चुनाव है और उसके एक साल बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में पिछले चुनावों से सबक लेते हुए बसपा खुद को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और साथ ही साथ अब बसपा को मजबूत करने के लिए एक तरह से प्रयास किया जा रहा है, युवा चेहरों को भी जोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि आकाश आनंद पर कई बार मायावती ने दांव लगाया है, कई बार एक बार तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया और फिर उन्हें पार्टी में लाया, क्योंकि ये जो समय है ये युवाओं को जोड़ने का समय है। तमाम जो पार्टियां हैं वो युवाओं को अपने साथ जोड़ रही हैं, तो ऐसे में बसपा ने भी समझा कि अगर पार्टी को मजबूत करना है तो युवा चेहरों को तवज्जो देनी ही होगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और खेमचंद शर्मा जी नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। लेकिन सबसे पहले एसके आपके पास आना चाहती हूँ, मायावती ये जो करने वाली है 9 अक्टूबर को, ये जो बड़ा प्रदर्शन एक तरह से कह लीजिए का आयोजन होगा, क्या ये आयोजन एक तरह से बसपा का शक्ति प्रदर्शन भी होगा? काफी लंबे वक्त से कोई बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं नहीं किया है। निश्चित है कि बसपा देख रही है कि लगातार चुनाव दर चुनाव उत्तर प्रदेश में उसका जो वोट ग्राफ है वो गिरता गया। अगर हम बात करें 9 की, उस 2006 से लेकर माफ कीजिएगा 2007 से लेकर 2012 तक जो चुनाव में बसपा ने वोट गेन किया, वो वोटिंग परसेंट चाहे उसके बाद 12 का चुनाव रहा हो, फिर 17 का चुनाव रहा हो, फिर 19 का चुनाव, फिर 22 का चुनाव, 24 का चुनाव, 33 से 36% वोट रखने वाली बसपा आज की डेट में 9.36% वोट पर पहुंच चुकी है। निश्चित है कि उसका वोट 1/4 हो चुका है और ऐसे में ये बसपा की सबसे बड़ी चिंता है कि अपने कोर वोट बैंक को अपने साथ बचाए रखना। हालांकि अगर हम इन वोट खिसके हुए वोटर्स को देखेंगे तो 2017 में बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिला, 2019 में भी ये बीजेपी के साथ दिखाई दिया, 2022 में कमोबेश बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में इसका बंटवारा हुआ। 2024 में काफी बड़ी संख्या में ये वोटर सपा और कांग्रेस गठबंधन में शिफ्ट हुए और ये बसपा की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि बसपा धुर विरोधी मानती है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को। ऐसे में बसपा की तरफ से बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल ही एक बड़ी बैठक की है। उस बैठक में पूरे प्रदेश भर के जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, उन सभी को बुलाया गया था और उनको ये दिशा निर्देश दिया गया कि परिनिर्वाण दिवस जो 9 अक्टूबर को होने वाला है, उस कार्यक्रम में काफी बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचे। निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के जरिए बसपा अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी और कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश होगी कि लखनऊ के वो बड़े मैदान जो कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अलावा कोई भी नेता पूर्ण रूप से भर नहीं सका, आज जब इस तरीके की रणनीति बसपा लेकर चल रही है तो उम्मीद यही की जा रही है कि वो मैदान फिर से भरेगा। बसपा सुप्रीमो अपने कोर वोटर्स को यहां से एक मैसेज देंगे कि उनका जो कोर वोट बैंक है वो छिटका नहीं है बल्कि उनके साथ ही है और मजबूती के साथ खड़ा है इस बुरे वक्त में भी, क्योंकि इसे बसपा का बुरा वक्त ही कह सकते हैं, जहां पर आपने भी बताया
कि 2007 में उनका वोटिंग परसेंट क्या था और अब उनका वोटिंग परसेंट क्या है। आप हमारे साथ बने रहिए। खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, नेता है बीजेपी के। खेमचंद जी, आपने एस के वाजपेयी को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर एक आंकड़ा रखा कि बसपा का कमजोर होना और बीजेपी का मजबूत होना, यानी कि जो वोट बैंक बसपा से छिटका वो बीजेपी के पाले में आ गया। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से अगर बसपा जो है वो मजबूत होगी तो बीजेपी को इसका नुकसान होगा? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नेता, अपनी नीति और अपने नेतृत्व के हिसाब से आगे बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी किसी के कमजोर होने से, किसी के मजबूत होने से भारतीय जनता पार्टी फर्क पड़ता हो, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको मौका देना चाहती है। बीएसपी एक पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और लंबे समय से वो पर्टिकुलरली दबे कुचले जो समाज है, SC/ST हमारा समाज है, उसमें काम करती आई है। हमारा सबके लिए सम्मान है, सबको अपना अधिकार है आगे बढ़ने का, अपनी पार्टी को एक्सपेंड करने का, डेमोक्रेटिक सिस्टम में कंट्रीब्यूशन करने का, अपनी विचारधारा के आधार पे, अपनी रीति मिस्टर मोदी जी के नेतृत्व के आधार पे और हमारे कार्यकर्ताओं के संपर्क के आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जिस तरीके से यूपी में हमारे आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नेशनल में काम कर रहे हैं, हम उस काम के आधार पे लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से संवाद करते हैं और हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे आगे बढ़ती है जी। ठीक है। एसके, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है, क्या इस तरह के आयोजन से ही बसपा मजबूत हो पाएगी या फिर बसपा को दलित समाज के लिए अपना विजन भी रखना होगा? वो रणनीति उन्हें बनानी होगी, वो रणनीति जनता के सामने पेश करनी होगी जो जनता चाहती है। जनता तो सरकार से यही चाहती है ना, या फिर राजनीतिक पार्टियों से ये चाहती है कि वो उनके लिए क्या करेंगे, क्या उनका विजन है उस वर्ग के लिए। बिल्कुल, अगर हम देखें तो बसपा ने जो रणनीति शुरुआती दौर में तय की थी, तिलक तराजू और तलवार जैसे नारे दिए थे, उसके बाद बसपा को कुछ खासा फायदा नहीं हुआ। हालांकि 2007 में अगर हम देखें तो बसपा ने नारा दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। निश्चित तौर पर इस नारे के जरिए बसपा ने जहां अपने कोर वोटर को अपने साथ लिया और दूसरी तरफ ब्राह्मण या दूसरे वर्ग का जो वोट है वो भी साधा, और जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में बीएसपी सुप्रीमो मायावती कामयाब। ठीक है, इसके आप भी हमारे साथ बने रहिए। नावेद जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बसपा के नेता हैं। नावेद जी, क्या इस कार्यक्रम के जरिए बसपा शक्ति प्रदर्शन करेगी और आपको लगता है इस कार्यक्रम से बसपा को फायदा होगा? बिल्कुल, बहन जी का जो निर्णय है वो एक स्वागत योग्य निर्णय है और कार्यकर्ताओं में इससे उत्साह है। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वो इससे बहुत खुश हैं और जो बीएसपी का कोर वोट है वो बहुत समय से चाहता भी था कि बहन जी जो है वो एक बड़ा कार्यक्रम करें और कार्यकर्ताओं को जो है वो संबोधित करें। फिर से कांशीराम जी के नाम पर ही जोड़ने की कोशिश होगी? बसपा ने क्या किया, क्या बसपा की अपनी उपलब्धि नहीं है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है उसके संस्थापक माननीय काशीराम साहब हैं। काशीराम साहब के बिना बसपा की कल्पना नहीं की जा सकती और बसपा आज भी मान्यवर साहब काशीराम जी के कैडर को, बाबा साहब के मिशन को लेकर चलती है। बसपा एक कैडराइज पार्टी है, तो मान्यवर काशीराम जी के सिद्धांतों के बिना तो बहुजन समाज पार्टी अधूरी। उन्होंने जब ये पूरा कार्यभार बहन जी पर सौंपा, मायावती जी को दिया, वो 4 बार की मुख्यमंत्री भी रही हैं, तो क्या आपकी खुद की उपलब्धियां नहीं है फिर इसी आयोजन पर, इसी कार्यक्रम? बहन जी का जो है हमेशा से यही रहा है कि बहन जी काशीराम साहब की नीतियों पर ही चलकर ही बहन जी आज उत्तर प्रदेश और देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को इतने बड़े पटल पर लेकर गई हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी का ये जो कैडर है, जो बाबा साहब का सिखाया मिशन है, बहन जी उसे ही अपने रास्ता मानती है। तो क्या आपको लगता है कि आपके मजबूत होने से बीजेपी को इसका नुकसान होगा? उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कोई पार्टी काल है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकती है, वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। बाबा साहब अंबेडकर साहब, काशीराम साहब का मिशन, जो बीएसपी है उसका जो अपना कोर वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी से, तो देखिए ना कैसे आपसे छिटकता जा रहा है। देखिए, चुनाव दर चुनाव परिस्थितियां अलग होती हैं, कुछ भ्रम पैदा कर दिए जाते हैं कुछ, लेकिन हमारे कोर वोटर ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा है, कभी बहन जी में अपना विश्वास नहीं खोया है। आज वजह यह है कि 4 बार की मुख्यमंत्री बहन जी जो है, बहन जी के लोग इंतजार में हैं कि अगर बहन जी उत्तर प्रदेश में आती हैं तो प्रदेश को बताया जा सकता है प्रदेश के अंदर जो बीएसपी ने काम कराए थे
2012 के बाद से तो उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, सिर्फ एक ठेकेदारों का राज है, लुटेरों का राज ठीक है, है। इंस्पेक्टर राज है, पब्लिक का या लोकतंत्र जैसा सिस्टम कोई अब दिखाई नहीं देता। ठीक है खेमचंद जी, आप लोगों ने लोकतंत्र के सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, नावेद जी कह रहे हैं। नहीं, नावेद जी को शायद गलतफहमी है, और वो क्योंकि दूसरी पार्टी के नेता हैं तो वो एक विरोध करने के नाते ऐसी बातें कह रहे हैं। आज लोकतंत्र है, आज कोई वहां पे ऑटोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है। आज गरीब की सुनी जाती है, थाने में जाके किसी भी गरीब को ये अधिकार है कि वो अपनी एफआईआर, अपनी शिकायत, अपनी बात कहीं भी रख सकते हैं, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख सकते हैं। और आदरणीय हमारे जितने भी क्या इस मंत्री मौके हैं पर और बीजेपी भी योगी कोई जी, बड़ा वो कार्यक्रम लगातार- करेगी क्या? खेमचंद जी, कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर क्या बीजेपी भी कोई बड़ा कार्यक्रम करेगी? देखिए, उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और भारतीय जनता पार्टी चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से रहे हों महापुरुष, उनका सम्मान करती है, उनको सम्मानित करती है। आई एम श्योर ऑफिशियल जो प्रोग्राम होगा उसमें गवर्नमेंट और जो पदाधिकारी हैं उनको सम्मानित करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे। और मैं भी आपके टीवी के माध्यम से आदरणीय काशीराम जी को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। देखिए, हम वो पार्टी नहीं है कि नहीं एक ही परिवार के लोगों को ही आप मंडित करोगे, उन्हीं के नाम से आप संस्थान बनाओगे, उन्हीं के नाम से सारी चीजें बनाओगे, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के राज में आपने देखा देखिए, होगा, आपको परेशानी ये है कि देश की आजादी के बाद जिस तरह बहुजन महापुरुषों को चप्पल भी नहीं हमेशा इतिहास से और चीजों से दूर रखा गया, अगर अब वो उभर कर सामने आए हैं बहन जी के तौर पे, होती है तो हम लोग सबको सम्मानित करने का काम करते हैं। और उसमें नावेद जी तो कह रहे हैं कि आप लोगों को जी भी दिक्कत हैं, हो रही उनकी है, legacy को भी हम अगर सम्मानित निचला वर्ग जो है वो उठा, बहन जी ने उठाया, उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ा, तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है, नावेद जी कह रहे हैं। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हम तो सबके लिए काम करते हैं। हम संकुचित सोच के साथ काम नहीं आपको करते। दलित हम प्रेरणा स्थल जो है वो पसंद क्यों नहीं आते? काम को बहन जी ने जो बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए हैं वो नाम पसंद क्यों नहीं आते आपको? समाज में नावेद जी सुन लो, फिर अपनी बात रखना। जो बहन जी ने या काशीराम जी ने दबे कुचले समाज के लिए काम किया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एज अ गवर्नमेंट जितना अच्छा काम योगी जी की सरकार कर रही है वैसा काम पिछले 22 साल में कोई भी सरकार नहीं कर पाई। आप देखिए, जितने करप्शन या और समाजवादी की जंगलराज सरकार हो, जैसी बीएसपी की स्थिति सरकार में बहुत है। सारी प्रॉब्लम्स थी, और क्योंकि वहां पे जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था लोगों, ठीक है, नावेद जी कह रहे हैं कि जिस तरह का काम बीजेपी ने किया उस तरह का काम कोई सरकार कर ही नहीं पाई है ना। यही तो वजह है कि आपका जो कोर वोट बैंक है आपसे छिटका ना, इसी वजह से तो छिटका है। नहीं, बीजेपी ने जो काम आज उत्तर प्रदेश के अंदर 10 साल के अंदर किए हैं उससे जनता त्राई है, परेशान है। जनता को लगता है कि उसके अधिकार छीन लिए गए हैं, थानों में कोई सुनवाई नहीं है, किसी तरह की जो सरकारी योजनाएं थी वो लोगों तक नहीं पहुंच आप रही लोगों हैं। ने कौन सा विजन रखा है? नावेद जी, आप मुझे बताइए कि इन जितने भी चुनावों में आपका वोट परसेंट गिरा है, उसके बाद आप लोगों ने क्या कदम उठाया? देखिए, बीएसपी का सबसे बड़ा विजन है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। 2007 से लेकर 12 तक की सरकार में चली कानून का राज और निचले तबके तक जो सुरक्षा का भाव पैदा किया, जो बहन जी ने अपने राज में महिलाओं को सम्मान दिलाया और सर उठाकर जीना सिखाया। बहन जी ने कितनी निष्पक्ष भर्तियां, सरकारी भर्तियां की जिसमें कोई फॉर्म या कोई परीक्षाएं कैंसिल नहीं हुई बार बार। बहन जी के राज में आप देखेंगे तो जो अंबेडकर ग्राम योजना थी, तो जो ऐसे गांव थे जहां आजादी के बाद सड़कें लाइट नहीं पहुंची थी, बहन जी ने वहां लाइटें और सड़कें पहुंचाई। वो दलित महापुरुष या बहुजन महापुरुष जो सैनी समाज से, कुशवाहा समाज से, जाट समाज से, गुर्जर समाज से आया करते थे, जिनका कोई इतिहास में नाम मिटा दिया गया था, बहन जी ने उनके नाम से धरोहर बनाई। बेहतर तरीके से कर रहे हैं नावेद जी। देखिए, बीजेपी तो कहती है हम सबका साथ सबका विकास। बीजेपी जो है वो सबके साथ और सबके उस पर विश्वास नहीं रखती है, सबके साथ पे। बीजेपी एक विचारधारा से देश को चलाना चाहती है। ठीक है, भारत जो है वो लोकतंत्र है, वो सारे ही विचारधाराओं का समावेश है, जिसका सम्मान सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि आप बीजेपी की बी टीम है। देखिए, बीजेपी तो खुद अपने आप में एक बी टीम है। बीजेपी की जो ए टीम है वो तो आरएसएस है, और बीजेपी जो है उसको डर अगर किसी से लगता है तो अपनी हार का या सत्ता खोने का, तो वो बहन कुमारी मायावती जी से लगता है। ठीक है खेमचंद जी, सबसे ज्यादा आपको डर लगता है बसपा से, क्योंकि आपको बसपा ही सबसे बड़ी चुनौती दे रही है। नावेद जी ऐसा कह रहे हैं। नहीं, हमें किसी से डर नहीं लगता, हम अपना काम करते हैं और सम्मान के साथ
और बराबरी के साथ हम लोग सबके साथ संवाद करते हैं, बात करते हैं। हम दूसरे को जो अच्छा काम है, कंट्रीब्यूशन है, हम उसकी इज्जत करते हैं, माननीय कांशीराम जी की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये एक्सेप्ट करें या ये बताएं कि हमारी सरकार उनसे कम है। हमारी सरकार उनसे 100 टाइम बेटर है। हम सब जानते हैं, मैं खुद यूपी से ठीक आता है। हूँ कि बहन जी के राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और ठीक। उनसे 100 गुना ज्यादा प्रॉब्लम समाजवादी पार्टी के राज में थी। और आज बहन हम जी को लोगों ने जो राजपूत 22-23 जनता साल उत्तर में जो प्रदेश में गड्ढे याद करती है। पैदा हुए, उन गड्ढों को हम लोगों ने भरने का काम किया और हमारी सरकार सबके लिए काम कर रही है। कोई भी ऐसी ठीक है। योजना नहीं है जिसमें एसके भी हमने हमारे किसी साथ को जुड़े भी हैं जो बहुत ग्राउंड जीरो पर इन चीजों को परखते हैं। एसके, आप जरा बताइए कि जो इतने चुनाव हुए, बीते चुनाव में बसपा का ये जो हाल रहा है, क्या बसपा ने उस हार से कुछ सीखा? क्या धरातल पर बसपा ने खुद को मजबूत करने का प्रयास किया? अगर हम इन सारे चुनावों को देखें तो 2007 में जो 33-34% वोट बसपा का हुआ करता था, जैसा अभी मैंने पहले बताया, वो 2024 आते आते 10 के करीब में आ गया। सीधे तौर पर ये काफी बड़ा ड्रॉबैक बसपा का रहा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये रही कि लगातार वो नेता जो बसपा के लिए एक काडर के रूप में काम कर रहे थे, वो पार्टी छोड़ते गए। चाहे वो रामअचल राजभर की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, जयप्रकाश की बात करें, या फिर हम अशोक सिद्धार्थ की बात करें, या नीतियों खुद में जो आकाश आनंद बदलाव की होना बात करें। चाहिए था, क्योंकि निश्चित देखिए है कि हर पार्टी बसपा अपनी ने इन नीतियों सारी को चीजों समय के को हिसाब से समझा बदलती है। है। एसके, यहाँ पर बड़ा सवाल, क्या नीतियों में उस तरह का बदलाव हुआ जिस तरह का बदलाव बसपा को करना चाहिए? क्योंकि हर पार्टी को देखिए समय के साथ अपनी नीतियों में वो बदलाव करते हैं। क्या बसपा में ये चीज देखने को मिली? बिल्कुल। अभी अगर हाल के आप चीजों को देखेंगे कि आकाश आनंद जो कि युवा दलित चेहरे के तौर पर लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तो काफी युवाओं में लोकप्रिय भी हो रहे थे। हालांकि बसपा ने उनको निकालने के बाद फिर बाहर लिया। अशोक सिद्धार्थ को भी अभी 2 दिन पहले ही पार्टी में लिया गया है और जल्द ही उम्मीद है कई और ऐसे नेता हैं जो बसपा छोड़कर जा चुके थे, वो दोबारा से बसपा में वापसी करेंगे। संभवतः बसपा को ये चीजें समझ में आई हैं कि जो गलतियां पूर्व के चुनाव में हुई, जिससे उनका काडर वोट बैंक खिसका और दूसरी पार्टियों में समायोजित हुआ, कहीं न कहीं उसके लिए एक बड़ी वजह यह भी रही कि बसपा ने अपने जो पहली दूसरी कतार के नेता थे उनको लगातार बाहर का रास्ता दिखाया। निश्चित है कि अब देखना यह है कि जब 9 तारीख की रैली बसपा सुप्रीमो मायावती काफी समय बाद लखनऊ में करेंगी, तो कौन कौन उस रैली में दिखाई देता है, मंच पर किसको किसको जगह मिलती है, और आने वाले समय में कौन कौन ऐसे नेता हो सकते हैं जो कि बसपा से हटने के बाद जो अभी कई जगहों पर हम कहें कि हाशिए पर हैं, क्या वो दोबारा बसपा में वापसी करते हैं और दोबारा बसपा अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए अपने वोट बैंक को संभाल बिल्कुल, भी अपने पाती पुराने है। नेताओं से ही बसपा खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया इसके, आपका भी, खेमचंद जी आपका भी, नावेद जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष हमारे दर्शकों तक रखने के लिए।